आज मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं इसमें, इन सभी बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप मींस जिसमें इंडिविजुअल ओनर हो, अकेला मालिक हो किसी भी बिजनेस का, उसे क्या बोला जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसके बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं। लेकिन उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके कितने खर्चे हुए, कितना उसने रॉ मैट परचेज किया, कितने का उसने गुड सेल किया, इन सभी के बारे में भी तो उसे नॉलेज होना जरूरी है। तो वो यदि पेजेस में ऐसे लिखता रहा या जनरल एंट्रीज करता रहा तो बहुत वाइड हो जाएगा, जिससे कि क्लियर कर पाना बड़ा टिपिकल होता है। तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जिसमें हम अपने प्रॉफिट का पता लगा सकें, मींस कि पूरे साल में हमने जो काम किया, ईयर एंड पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। क्लियर है यहां तक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, उन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां मैं लिखता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टाइप्स की है, फर्स्ट इज एंड सेकंड। फर्स्ट हमारी होती है इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट कौन सी होती है हमारी, इनकम स्टेटमेंट। क्लियर। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी होती है, इनकम स्टेटमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या बोला जाता है इसे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। इसका दूसरा नाम है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस शीट। यहां मैं लिखता हूं दैट इज बैलेंस शीट। क्लियर। मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी दो तरह की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और इससे क्या फाइंड आउट किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे हमें अपनी इनकम के बारे में पता चले, उसे इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। इनकम स्टेटमेंट्स में दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। एक तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर बनाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। हम फर्स्ट कौन सा बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और सेकंड कौन सा बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अब ये इनकम स्टेटमेंट को बोला क्या जाता है, इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट। इसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट, जिससे हमें प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट भी बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट को, कि जो हमारी प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट है, इससे या तो प्रॉफिट पता चलेगा या फिर लॉस पता चलेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट से कौन से प्रॉफिट्स का पता चलता है, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का। इससे हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेकंड इज ग्रॉस लॉस। या तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या फाइंड आउट होता है, इससे फाइंड आउट होता है बेटा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। क्लियर है यहां तक। यहां तक हमने छोटी छोटी दो बातें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मींस जिसमें इंडिविजुअल ओनर होता है, अकेला मालिक होता है, सारे प्रॉफिट उसके, सारे लॉसेज उसके। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना।
लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ ये भी तो फाइंड आउट करना होता है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ी, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? मींस जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो ऑफ करे उसे क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट जो किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबल कंडीशन चेक करे, मींस की इनकम के बारे में बताए कि उसे कितना इनकम हुआ। एंड सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का पता चले कि उस बिजनेस के अंदर उसकी एसेट्स कितनी हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है। क्लियर है बेटा यहां तक? अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फर्स्ट जो हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, इनकम स्टेटमेंट में फर्स्ट अकाउंट का नाम हमारा क्या है? फर्स्ट अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास होगी हमारी कंप्लीटली ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। आइए देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, स्टार्टिंग है। और एक चीज और ध्यान रखना, इसे स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं आप लोगों को, 11th क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी कितने चैप्टर्स हैं बेटा हमारे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे 2 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक तो है सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरा है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। बेटा 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे हम 11th क्लास में। एक पढ़ेंगे सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट सिंपल वे में करेंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें काफी सारी एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कशन होगा और एडजस्टमेंट के ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनेगा बेटा। क्लियर है? तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हम कौन सा देख रहे हैं आज की क्लास में? सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ी, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और आज की क्लास में हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं इसका क्या फॉर्मेट है और क्या फॉर्मुलेज हैं। आइए चलते हैं। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट यहां लिखते हैं बेटा हम पर्टिकुलर अमाउंट्स, सिंपल सेम एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सेम वही चीजें चलेंगी हमारी। यहां हम लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। यहां मैंने लिखा अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ये हमारा कॉलम है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, और ये कॉलम भी हमारा कौन सा है? पर्टिकुलर। क्लियर? पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। अब हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कौन सी चीजें आती हैं, क्रेडिट में कौन सी चीजें आती हैं, इन सभी से पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट किस नेचर का है? मींस रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। सबसे पहले क्वेश्चन ये माइंड में आना चाहिए, सर हम ये अकाउंट्स तो बना रहे हैं, इस अकाउंट का नेचर क्या है? क्योंकि कई बार फाइनल एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर हमारा कौन सा होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर होता है हमारा नॉमिनल। तो किस नेचर का हो गया ट्रेडिंग अकाउंट? नॉमिनल नेचर का हो गया बेटा। मैंने यहां लिख भी दिया जिससे याद भी रहेगा आपको, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल का मतलब क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है यहां तक? देखिए इस अकाउंट्स की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। स्टार्टिंग देखते हैं, यहां लिखते हैं हम टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक मींस ऐसा गुड्स जो लास्ट ईयर सोल्ड नहीं हुआ होगा, अनसोल्ड रह गया होगा, और इस साल के लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इस साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। मींस जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वो इस साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है बेटा? हमारा परचेज। यहां लिखते हैं हम टू परचेज।
परचेज मींस रॉ मटेरियल, हम जो भी खरीद रहे हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो हमें लिखना है, और इसमें से लेस करना है परचेज रिटर्न। लेस क्या करना है हमें? परचेज रिटर्न। जब हम परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट परचेज आ जाएगा या नहीं आएगा? क्लियर? और क्या लिखेंगे इधर? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां लिख दिए हमने, अभी डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में बेटा हम लिखते हैं बाय सेल, जो हमने गुड सेल कर दिया वो, लेस करते हैं इसमें से सेल्स रिटर्न, कुछ गुड्स ऐसा भी हुआ होगा वापस आया होगा, रिजेक्टेड हुआ होगा, तो उसे हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल गई? नेट सेल। इसके बाद यहां मैं लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, मींस कुछ गुड्स ऐसा हुआ होगा कि जो इस साल सेल नहीं हुआ होगा, अनसोल्ड गुड्स रह गया होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है बेटा? दोनों साइड्स का टोटल करना है, या तो बेटा हमारा डेबिट ज्यादा होगा या फिर क्रेडिट ज्यादा होगा, या तो क्रेडिट ज्यादा होगा या फिर डेबिट ज्यादा होगा। यदि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उस कंडीशन में इधर क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। यदि हमारा डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो इस साइड क्या बचेगा बेटा? ग्रॉस लॉस बचेगा, बाय ग्रॉस लॉस। देखो कितना छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया मैंने, और आपकी बुक्स में काफी लेंथी नहीं है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट आप रटते रहते हैं, सर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, याद नहीं हुआ, रट रहे हो आप, कंटिन्यूअसली रट रहे हो। केवल हमने 4 बातें लिखी बेटा, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस सेल सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट बचा या लॉस बचा। यही 2 बातें तो डिस्कस हो रही हैं कि हमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर हमें क्या होगा? लॉस होगा। अब 1 बाय 1 ट्रेडिंग अकाउंट में जो बातें हमने लिखी हैं इन सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं आज की क्लास में। देखिए क्या करना है हमें। ओपनिंग स्टॉक हमारा क्लियर हो गया था, यहां मैंने लिखा परचेज माइनस परचेज रिटर्न, मींस जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा वो सारा रॉ मटेरियल अच्छा तो नहीं आया होगा, उसमें कुछ डिफेक्टिव भी होगा। जब डिफेक्टिव होगा तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया होगा, सप्लायर जो भी हमारा होगा, तो उसे हमने क्या बोला? परचेज रिटर्न बोला। यदि परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करता हूं तो हमारे पास क्या बचता है बेटा? नेट परचेज। यदि मैं इसे लिखता हूं परचेज माइनस परचेज रिटर्न तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा? नेट परचेज बोला जाएगा। क्लियर? क्या बोला जाएगा? नेट परचेज। सेम एज सेल में से सेल रिटर्न जब मैंने माइनस किया बेटा तो इसे क्या बोला गया? सेल रिटर्न बोला गया, सॉरी नेट सेल बोला गया बेटा, नेट सेल, सॉरी नेट सेल। क्लियर? यदि मैंने सेल में से सेल रिटर्न को माइनस किया तो क्या बचा हमारा? नेट सेल बचा, और परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया तो नेट परचेज बचा। क्लोजिंग स्टॉक आप सभी को पता है। अब डिस्कशन किसके बारे में करना है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां लिखता हूं मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऐसे ही मैं यहां लिख लेता हूं एक्सपेंसेस हैव 2 टाइप्स। एक्सपेंसिव हैव 2 टाइप, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने लिखा डायरेक्ट एंड सेकंड क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट होता है। अब हमें कौन सा समझना है? हमें समझना है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, उसे हम बाद की क्लास में समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में हमें क्या समझना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कितने टाइप से हम डिफाइन करते हैं, या फिर ये होते क्या हैं, और किस अकाउंट्स में हमारे डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? बेटा खर्चे हैं, सबसे पहले तो माइंड में क्लियर होना चाहिए, खर्चे हैं तो डेबिट होंगे, ये चीज क्लियर है। अब ये देखना है हमें कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। यदि खर्चे डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मतलब कौन से डायरेक्ट खर्चे हो गए बेटा? फैक्ट्री से रिलेटेड। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। हमने यहां लिखा फैक्ट्री, या तो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे बेटा खर्चे। फैक्ट्री से रिलेटेड क्या हो सकते हैं? फैक्ट्री पावर हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गई, ये हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड ही तो खर्चे हुए। और कौन से बेटा हमारे खर्चे हो सकते हैं जो कि डायरेक्ट होंगे? बताइए आप लोग। आप लोगों ने सुना होगा परचेज, परचेज सुना है, कैरेज ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज। परचेजेस के बारे में कई बार ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। डेबिट साइड में आप लिखते हो सर यहाँ कैरेज ऑन परचेज आ गया, कमीशन ऑन परचेज आ गया, मींस वो खर्चे भी हमारे कौन से होते हैं बेटा? डायरेक्ट से रिलेटेड होते हैं। मींस सेकंड नंबर पे कौन सा आ गया? परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर? और कौन से बेटा?
एक तो हमने फैक्ट्री से रिलेटेड पढ़ लिए, एक परचेज से रिलेटेड पढ़ लिए, दूसरा एक होता है बेटा जो रॉ मटेरियल आता है ना हमारा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी हमारे कौन से खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, रॉ मैट से रिलेटेड, मैंने यहां लिखा रॉ मटेरियल, फैक्ट्री से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड। और आप लोगों ने एक और सुना होगा, क्या सुना होगा बेटा, कैरेज के बारे में। कैरेज मतलब क्या होता है, भाड़ा होता है, हिंदी में यही बोलते हैं ना कैरेज, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड, सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना तो मींस क्या होता है बेटा, वो भी हमारे लिए क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कैरेज से रिलेटेड। कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और क्या आता है, कैरेज इनवर्ड। मैं रिटर्न इनवर्ड की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं बात कर रहा हूं कैरेज इनवर्ड, मींस कि फैक्ट्री में लाने तक का जो भी खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को लाने तक का जो भी खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर जो आप किराया दे रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा, कैरेज इनवर्ड बोला जाएगा। क्लियर हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, माइंड में क्लैरिटी बना लेना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूं, जब तक आपका फाइनल यानी कि फिनिश गुड्स तैयार नहीं हो जाता, आप रॉ मटेरियल लाए, रॉ मटेरियल लाने के बाद उस पर लेबर फोर्स लगाया आपने, लेबर फोर्स लगाने के बाद वो रॉ मटेरियल प्रोसेस में है, वन बाय वन करके वो तैयार हो रहा है। जैसे ही वो फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स बनने तक के जितने खर्चे होंगे सारे डायरेक्ट होंगे, याद रहेगा। फिनिश्ड गुड्स बनने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो कौन से होंगे, डायरेक्ट। जैसे ही वो फिनिश्ड गुड्स बन गया, तैयार हो गया, उस पर पैकेजिंग हो रही है, इस पर फॉरवर्डिंग हो रही है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, तो वो बेटा हमारे इनडायरेक्ट हो जाते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज हमें डायरेक्ट पढ़ना है, मींस कि रॉ मटेरियल लाने से लेकर फिनिश गुड्स बनने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे हमारे कौन से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर हो गया बेटा यहां तक कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। इसके बाद क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करना है। जो साइड हमारी एक्सेस है, मान लो क्रेडिट साइड एक्सेस होती है, तो हमें क्या बच गया, प्रॉफिट, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा होगी। यदि हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो हमारे पास क्या बच गया, ग्रॉस लॉस बच गया। इसमें कुछ फॉर्मूलेज भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है, कई बार क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला जाता, कुछ हमारे पास एक्सट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन गिवन होती है और कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कीजिए, ग्रॉस लॉस फाइंड आउट कीजिए, नेट सेल फाइंड आउट कीजिए, बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। आइए वन बाय वन एक एक करके फॉर्मूलेस को देखते हैं हम लोग। क्या लिखता हूं मैं, फॉर्मूला, यहां मैंने लिखा फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहां बेटा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न। दो फॉर्मूले तो हमारी यही बन गए ना, कि नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होगा, नेट सेल का फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए लिखते हैं बेटा, या नंबर 1 पे नेट सेल इज इक्वल टू सेल माइनस सेल रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न। सेकंड नंबर पे बेटा नेट परचेज, नेट परचेज का क्या फॉर्मूला होगा, नेट परचेज, इसका फॉर्मूला होगा बेटा परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज इक्वल टू नेट परचेज। नंबर 3 पे इसी के साथ नेट परचेज के साथ एक चीज और लिखता हूं बेटा मैं, एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज। सर ये क्या होता है, नेट परचेज तो सुना था लेकिन ये एडजस्टेड परचेज क्या है बेटा, एडजस्टेड परचेज में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, परचेज गिवन होगा और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, उससे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ हमारा। यहां मैं लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एडजस्टेड परचेज आ गया। अब क्वेश्चन में आता है सर ये हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नंबर 4 पे, यहां लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, समझ जाओगे, COGS। यहां मैं लिख भी देता हूं COGS की फुल फॉर्म, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, नेट सेल तो आपने पढ़ा दिया कि सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दें तो नेट सेल आता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले से हम क्लियर करते हैं, नंबर 5 से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर सारी चीजें क्लियर है, हमें ओपनिंग स्टॉक के बारे में भी पता है, नेट परचेज भी हमने फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी आपने समझा दिया हमें, और क्लोजिंग स्टॉक पता है, ये जो गुड्स अनसोल्ड रह जाता है ईयर एंड पे वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो बेटा क्लियर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या लिया, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है बेटा। यदि क्वेश्चन में कई बार क्या गिवन होता है कि आप ये बताइए क्वेश्चन में नेट सेल फाइंड आउट करना है, तो बेटा आप कर सकते हो कि सीओजीएस को यदि आप इधर ले आएंगे तो नया फॉर्मूला जनरेट होगा, नेट सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है बेटा, इतने ही फॉर्मूले सफिशिएंट है, बाकी कुछ नया आएगा तो बेटा हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। क्लियर है, हमने 5 फॉर्मूलेस पढ़े हैं अभी फिलहाल, इन 5 फॉर्मूलेस के बारे में हमने डिस्कस किया है, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा इन 5 फॉर्मूलेस के बारे में। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा है बेटा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है 11th क्लास के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने स्टार्टिंग की है, बेसिक्स चल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हमने पढ़ा ये नॉमिनल नेचर का होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। साथ में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा, 4 पॉइंट्स में पढ़ा, केवल ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट सेल एंड क्लोजिंग, बाकी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बेसिस पे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिफाइन किया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, 4 टाइप्स के हमने किए, फैक्ट्री, परचेज, रॉ मैट एंड कैरेज इनवर्ड। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मुलेज डिस्कस किए। यदि मैं एक इलस्ट्रेटिव फिगर लेता हूं और उसकी हेल्प से मैं यदि ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं तो बेटा करें स्टार्ट कि उससे या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स का? यदि क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में बेटा बताना। इसका एक हम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लेकर चलते हैं, उससे हम क्लियर करेंगे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है। देखिए बेटा क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, फॉर्मुलेज ही लगा लें, डायरेक्ट फॉर्मुलेज की बात कर लेते हैं हम डायरेक्टली, या ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं पहले, फिर फॉर्मुलेज पे डिस्कस करेंगे। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ₹20,000, 20,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है हमारा। आगे क्वेश्चन में दे रखा है फैक्ट्री रेंट ₹5,000, 5,000 का फैक्ट्री रेंट दे रखा है। फैक्ट्री लाइटिंग ये दे रखा है आपका ₹2,000, 2,000 की फैक्ट्री लाइटिंग है। इसके बाद आपको दे रखा है बेटा क्वेश्चन में कंटिन्यू ऑफिस लाइटिंग दे रखा है ₹4,000, 4,000 का ऑफिस लाइटिंग का बिल है। इसके साथ साथ दे रखा है क्वेश्चन में सेल दे रखी है बेटा ₹50,000, सेल ₹50,000 की दे रखी है। परचेज दे रखी है बेटा, परचेज है हमारी 10,000, और परचेज रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है बेटा ₹2,000, 2,000 रुपए का परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम बेटा रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है, रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जा सकता है बेटा। और क्या दे रखा है, और बेटा दे रखा है कैरेज इनवर्ड, अमाउंट दे रखा है बेटा कैरेज इनवर्ड का ₹1,000 का, 1,000 रुपए का कैरेज इनवर्ड दे रखा है। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, ₹5,000 का, 5,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। आइए बेटा देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे हम करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या है और कैसे ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज हम ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्कशन कर रहे हैं कैसे बनेगा। यहां देखते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर है सभी को, विजिबिलिटी है। ट्रेडिंग अकाउंट ये देखिए बेटा हमारा फॉर्मेट बहुत इजी था, अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर एंड देन पार्टिकुलर। ये डेबिट साइड है,
ये क्रेडिट साइड है और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनेंगे बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहां मैंने लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च, जो भी आपका है 22, 23 या 21, जो भी आपका ईयर वो लिख लेना। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या बताया था बेटा, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले बताया था कि ओपनिंग स्टॉक से स्टार्टिंग होगी। आइए देखते हैं, यहां लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में टॉप पे गिवन है 20,000 रुपीज, तो मैंने बेटा यहां लिखा ओपनिंग स्टॉक 20,000, 20,000 रुपए का मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। यहां तक क्लियर। इसके बाद मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था सेकंड स्टेप में परचेज और परचेज रिटर्न से रिलेटेड बातें होंगी। क्वेश्चन में देखिए कहीं परचेज लिखा हुआ है, परचेज लिखा हुआ है बेटा 10,000 रुपीज का, क्या परचेज रिटर्न है? परचेज रिटर्न भी है बेटा। तो यहां लिखते हैं टू परचेज, अमाउंट है बेटा परचेज का 10,000 रुपीज, लेस करते हैं इसमें से परचेज रिटर्न, लेस किया बेटा हमने परचेज रिटर्न, अमाउंट है हमारा कितना 2,000 रुपीज का, तो 2,000 रुपए हमने इसमें से डिडक्ट किए, तो नेट बैलेंस कितना बच गया बेटा 8,000, 8,000 रुपए का। क्लियर। उसके बाद हमने कहा था इसी में डेबिट साइड और क्या लिखते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने गिवन है, फैक्ट्री रेंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड, मैंने बताया था ना डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग भी हमारा डायरेक्ट है, क्या ऑफिस लाइटिंग हमारा डायरेक्ट है? नहीं, ऑफिस लाइटिंग हमारे लिए क्या है इनडायरेक्ट, तो इसे क्या करेंगे बेटा इग्नोर करेंगे। तो फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री लाइटिंग को लिखिए, यहां लिखते हैं हम टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री रेंट, अमाउंट है बेटा हमारा 5,000 फैक्ट्री रेंट का, और यहां लिखते हैं टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू फैक्ट्री लाइटिंग, अमाउंट है बेटा फैक्ट्री लाइटिंग का 2,000, 2,000 रुपए का। यहां तक क्लियर है। फैक्ट्री रेंट भी लिखा मैंने और फैक्ट्री लाइटिंग भी लिखी। ऑफिस लाइटिंग को मैंने इग्नोर कर दिया, तो मैंने क्रॉस कर दिया, इसे नहीं लिखना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है सेल, तो सेल आ जाए बेटा इस साइड, यहां लिखते हैं बाय सेल, सेल रिटर्न क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सेल लिख लेते हैं बेटा 50,000 का, तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया सेल 50,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक। इसके बाद क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड गिवन है बेटा, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस बताया था ना, कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड होते हैं, कैरेज से रिलेटेड होते हैं, जो भी हम फैक्ट्री में रॉ मेट ला रहे हैं, फैक्ट्री तक लाने का जो भी खर्चा होगा वो हमारा क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो कैरेज इनवर्ड भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इधर लिखिए बेटा टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, अमाउंट है बेटा हमारा 1,000 रुपीज, कैरेज इनवर्ड का कितना अमाउंट है 1,000 रुपीज। क्लियर है। इसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का, तो बेटा यहां लिखते हैं हम बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए का क्या है बेटा हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या करना है, डेबिट साइड का भी टोटल करना है, क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है, और ये देखना है कौन सी साइड हमारी एक्सेस है। क्लियर है बेटा। देखिए करते हैं, इस साइड का टोटल आ गया बेटा क्रेडिट साइड का 55,000, 55,000। डेबिट साइड में देखिए 28 प्लस 2 30, 35, 36,000 टोटल आ रहा है। क्रॉस चेक कर लेना, 28, 33, 35, 36,000, 36,000 डेबिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है बेटा 55,000। तो हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, 55 यहां 36 यहां, तो हमारे लिए प्रॉफिट कितना हो गया 19,000 का हो गया। यहां मैं लिखता हूं 19,000, और आमने सामने इनका टोटल कर दीजिए 36, 46, 46 और 9, 55,000। और इसे मैं क्या लिखूंगा 19,000 को इधर लिखूंगा बेटा मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक। 19,000 का हमारा क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट? यदि हम इसे फॉर्मूले की हेल्प से करें, हम ऐसा करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला समझते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम क्लियर करने के बाद फॉर्मूले से होने के बाद फिर हम डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हमारा फॉर्मूले बेस और अकाउंट बेस दोनों में आंसर सिमिलर आएंगे, यस और नो? आइए देखते हैं। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्कस करें बेटा, यहां लिख दूं क्लियर हो जाएगा। यहां लिखते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने क्या पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक,
क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 20,000 का है, तो यहां मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज बेटा कितना है हमारा? 8,000 का नेट परचेज है, तो प्लस मैंने किया 8,000 प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए बेटा ये तीनों हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, कैरेज इनवर्ट, 5 to 7 और 1 8, यानी कि 8,000 का हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। माइनस क्या करते हैं बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 5,000 का, तो माइनस किया हमने 5,000, तो कितना आ गया बेटा? 28, 36 माइनस 5, 31,000। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हमारा 31,000 का। क्लियर? यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट होता है बेटा हमारा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल क्वेश्चन में कितनी है बेटा? 50,000 की। 50,000 की हमारी क्या है? नेट सेल है। इसमें से सीओजीएस लेस करते हैं 31,000 का। 31,000 का हमने सीओजीएस लेस किया तो कितना आ गया बेटा? 19,000 आ गया, 19,000 रुपए। ये 19,000 ही तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था बेटा। आप चाहे फॉर्मूले से करिए, चाहे आप अकाउंट बनाइए, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज ध्यान रखना, यदि फाइनल एग्जाम में या इंटरनल एग्जाम जो भी होते हैं वहां लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट देन फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, तो बेटा आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, अदरवाइज आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, या फिर आप वेरिफिकेशन के लिए भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आपने ट्रेडिंग बना लिया, हम वेरीफाई करके देखें, क्योंकि हमारे माइंड में फॉर्मूले सारे क्लियर है। तो बेटा चाहे ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, चाहे फॉर्मूले से करिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ऑलवेज इक्वल आएगा। क्लियर है यहां तक? आज के सेशन में बेटा हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिया। हमने आज क्या पढ़ा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आज हमने क्या पढ़ा है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है और ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट और 5 फॉर्मुलेस के साथ पढ़ा है विद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। तो बेटा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फिर भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। जब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करते रहिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, या फिर मेरे को फोन कॉल भी कर सकते हैं, या फिर मेरे को मेल आईडी पे आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं।